जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था सेल के बारे में, सेल के बाहरी संरचना के बारे में, सेल के आंतरिक संरचना के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। और आज हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये क्या होते हैं, जिसे हम लोग अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें, क्योंकि इनसे पहले वाले वीडियो देख करके आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो पहले जुड़ जाएं, उसके बाद फिर आप हमारे YouTube से अनेक प्रकार के वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में हमने इससे पहले 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका है, जो कि वे काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं सेल से रिलेटेड, और ये सेल से रिलेटेड ही तीसरे वीडियो हैं। हमने बताया था सेल की जो आकृति है वे क्या है, गोलाकार है। ठीक है। ये हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। और पादप में बात करें तो पादप में जो उसकी आकृति है वे क्या है, इस प्रकार से चौकोर है। ठीक है। ये पादप में है। ठीक है। जो पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सेल है, सेल में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। हमने बताया था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस, ये सभी पाए जाते हैं सेल में। ठीक है। एक छोटा सा सेल जो कि नंगी आंख से हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोब्स के माध्यम से ही हमें वे दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। लेकिन इसमें भी देखिए कितने यानी कितने चीज पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग न्यूक्लियस में जाएंगे तो न्यूक्लियस में भी बहुत सारी चीज मिलेगी, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन। ठीक है। एटीजीसी, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बहुत सारी चीजें मिलेंगे। इसलिए आप धैर्यपूर्वक हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपको काफी यहाँ पे मजा आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा दिया है, बता दिया है आपको काफी अच्छी तरह से, अच्छी कॉन्सेप्ट्स में। ठीक। आज शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका मतलब क्या होता है कि ये जो है अंतःप्रदव्य जालिका, यानी कि इसका जो आकृति है इस प्रकार से है। ठीक है। इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं अंतःप्रदव्य जालिका को। इसके जो इस साइड वाले आकृति है इसे हम लोग स्मूथ आकृति कहते हैं, यानी ये स्मूथ साइड है, यानी ये काफी कोमल होते हैं। ठीक है। और ये जो है ये काफी रफ है, यानी ये जो है ये काफी खुरदुरा टाइप के हैं। ठीक है। रफ है ये, इस प्रकार से ये रफ है अंतःप्रदव्य जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और इसके इस साइड वाले जो बाएं साइड वाले हैं ये काफी स्मूथ हैं, स्मूथ यानी कि कोमल है। ठीक है। काफी ये मुलायम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो स्मूथ वाले भाग हैं ये फैट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग वसा कहते हैं, चर्बी, जैसे कि तेल, डाल्डा हो गया। वसा जिसमें अधिक होती है वे काफी क्या लगते हैं, वे काफी चिकने लगते हैं। ठीक है। यानी कोई भी चीज में अगर डाल्डा ही अगर आप यानी कि स्पर्श करते हैं डाल्डा को ही तो वे काफी मुलायम लगते हैं। उसी प्रकार से जिसमें स्मूथ होते हैं उसमें क्या भरा हुआ रहता है, फैट। क्या भरा हुआ रहता है, फैट। और ये वसा का निर्माण करता है, फैट, वसा, चर्बी बढ़ जाता है ना, जिससे कि पेट काफी बड़ा हो जाता है, पेट की आकृति बढ़ जाती है। तो ये इसी के कारण होता है। अंतःप्रदव्य जालिका जो है हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं, यानी ये सेल का ही एक छोटा सा पार्ट है, इसमें जो पाए जाते हैं ये कंकाल का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? कंकाल का। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। अगर हड्डी ही ना हो तो जो मांस है वे क्या हो जाएगा, आपस में सिकुड़ेगा ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये सिकुड़ने से क्या करता है, उसे बचाता है। हमारे बॉडी को नहीं, अपितु ये सेल को, क्या चीज को, सेल को, हमारे बॉडी को सिकुड़ने से बचाता है कंकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। लेकिन हमारे जो सेल है, सेल को सिकुड़ने से कौन बचाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो है ये इस प्रकार से रहते हैं, इसकी आकृति ऐसी ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आकृति उग रही होगी। ठीक। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो स्मूथ वाले साइड हैं वे क्या चीज का निर्माण करता है, फैट, वसा, चर्बी का। और जो रफ साइड है, रफ साइड में जो ये बिंदा बिंदा आप देख रहे हैं ये और कोई नहीं, यही है राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम ये क्या चीज का निर्माण करता है, राइबोसोम?
राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री यानी ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये अपने जैसा ही 20 एमिनो एसिड के माध्यम से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 + 10 20 एमिनो एसिड मिल करके ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या बन जाता है? ये प्रोटीन ही हमें एनर्जी का स्रोत है। ये ग्लूकोज बनता है, उसके बाद एनर्जी मिलती है। 10 + 10 हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं? क्योंकि 10 जो है एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही रहता है, और जो 10 एमिनो एसिड है ये हमारे शरीर में नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो राइबोसोम के माध्यम से ही हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, जिससे कि हमें मतलब हम किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें ये फैट की, वसा की, जिसे हम लोग चर्बी भी कहते हैं, इसका काम क्या है? तो वसा जिसमें भी रहता है, यानी अगर कोई मानव में वसा की कमी है तो उसमें झुर्रियां, यानी कि गाल का मतलब क्या होना, मतलब लटक जाना, ठीक है, झुर्रियां अधिक पड़ती है, ठीक है। चेहरा जो है वे काफी मतलब बदसूरत लगता है, ठीक है, इस प्रकार से लटक गया है, ठीक है। और फिर उतनी लाइटिंग नहीं होती है, और जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है उसका जो चेहरा है, चेहरा काफी लाइट करता है, यानी जिसे हम लोग ग्लो कहते हैं। क्या करते हैं? ग्लो कहते हैं। ये जो है मेंटेनेंस करके रखता है बॉडी को, मेंटेनेंस। हाँ कौन चीज कह छो? ठीक है, बांधे छी, ठीक है। मेंटेनेंस। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये जो है जिसे हम लोग फैट कहते हैं, ये अंतिम ऊर्जा का काम करता है। अंतिम ऊर्जा क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं, अगर हम लोग 2-3 रोज खाना नहीं खाएं तो हमारी क्या डेथ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ये अंतिम ऊर्जा का काम करता है, हमारे बॉडी से जो लास्ट एनर्जी होती है उसे निकालते हैं। ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा का काम करता है, मेंटेनेंस ये बनाए रखता है, झुर्रियां नहीं पड़ती हमारे शरीर में, ये वसा का काम है, ठीक है। और राइबोसोम का हम तो काम बताएं, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये 20 एमिनो एसिड मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है? एमिनो एसिड का, सॉरी, प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के माध्यम से ये एनर्जी बना देता है, ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। राइबोसोम के बारे में भी हमने बताया कि राइबोसोम की काम क्या है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, बता दिया। अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होती है? लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे हम लोग जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। जल अपघटक एंजाइम, ये अगर किसी भी कोशिका के ऊपर में पड़ जाए तो ये उसे क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, ठीक है। और ये जो है ये खुद भी फट करके सभी कोशिका को, यहाँ पे जितने भी कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी को क्या कर देता है? मार देता है। इसलिए हम इसे एटम बम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है खुद फट करके सभी को मार देता है। खुद फटता है, इसलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को। क्वेश्चन आ सकता है कि आत्महत्या की थैली हम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को, क्योंकि ये जो है खुद फट करके अपनी सारी कोशिकाओं को मार देता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना क्रेब्स साइकिल के माध्यम से। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हम ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाएंगे, गोल्गी बॉडी कहता है कि हम ऊर्जा का परिवहन नहीं करवाएंगे, सेंट्रोसोम कहता है कि हम सेल डिवीजन का काम नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस का काम है क्या करना? न्यूक्लियस का काम है, ये केंद्रक का काम है कि सभी को दिशा निर्देश देना कि तुम करो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। लेकिन ये दंड नहीं दे सकता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम को कि ये सभी काम नहीं कर रहा है, तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये अपने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जिसे हम लोग जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, ये छिड़क देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया
है नहीं, था, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। गोल्जी बॉडी में अगर छींट देगा तो गोल्जी बॉडी भी खत्म हो जाएगा, और सेंट्रोसोम में भी अगर छींटेगा तो सेंट्रोसोम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सभी धरना में बैठ गया कि हम काम ही नहीं करेंगे, मेरा काम जो है वैक्यूल्स का काम है पानी स्टोर करना, पानी ही स्टोर नहीं करेंगे, तब क्या होगा? न्यूक्लियस का काम है निगरानी करना, अगर ये भी ना करे तो क्या होगा? तो ये खुद फट करके सभी को मार देगा, खुद फट करके क्या करेगा? सभी को मार देगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं, एटम बम कहते हैं, एटम बम कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को। क्या चीज को? लाइसोसोम को। ठीक, तो उम्मीद है आप लाइसोसोम के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये न्यूक्लियस की क्या काम है। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर हम लोग खोज की बात करें तो इसके जो खोज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का क्या किया? खोज किया। न्यूक्लियस में जो है 90% क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। और 10% जो हैं, 10% में डीएनए आते हैं, इसी में आरएनए आते हैं, क्रोमोजोम आते हैं, जीन आते हैं, एटीजीसी आते हैं। जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में काफी अच्छी तरह से डीप में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से डीएनए निकलता है, आरएनए निकलता है, और किस प्रकार से ये फैलते चले जाता है स्प्रिंग के माध्यम से। ठीक है, अभी आप ऊपर ही घूम रहे हैं, अभी इसके अंदर जाना अभी बाकी बचा हुआ ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे, जिसमें कि हमने आज जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, किसके क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।